एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में हम लोगों को यहाँ एनसीईआरटी वाइज जो कंटेंट है उसको डिस्कस करना है। और कोशिश हम लोग करेंगे कि बहुत ज़्यादा बियॉन्ड टू एनसीईआरटी ना कवर करें टॉपिक्स को। जो एनसीईआरटी है उससे थोड़े बहुत रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या हैं? दे आर द बायोकैटलिस्ट that increases the rate of chemical reaction without itself being change in the overall process। तो एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। एक अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें एंजाइम की तो क्या है कि जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या हैं? स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम की तरह से। अगर आप लोग क्लास 12th में बायोलॉजी पर ध्यान देंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, और वो स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस एक आपको मिलेगी पढ़ने के लिए मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। पुराने सिलेबस और अपडेटेड सिलेबस दोनों में ही ये मौजूद है ये। तो सारे ही एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा कि सारे ही प्रोटीन्स एंजाइम्स हों, राइट। इसके अलावा एक बात और कही जा रही है कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम की तरह से बिहेव करते हैं और इनको क्या नाम दिया जाता है? राइबोजाइम नाम दिया जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं दे आर द हाईली स्पेसिफिक। ये क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही पर्टिकुलर एंजाइम बाइंड करेगा और फिर केमिकल रिएक्शन क्या होगा? प्रोसीड होगा। एंजाइम्स हैव एनार्मस कैटालिटिक पावर। तो जो एंजाइम्स होते हैं उनमें एनार्मस कैटालिटिक पावर होता है, मतलब बहुत स्पीडली सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो भी एंजाइम्स हैं वो नॉर्मली कैटालिटिक पावर उनकी ज़्यादा क्यों होती है या रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों बढ़ा देते हैं? बिकॉज वो जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी डिमांड है किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको कम कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब एंजाइम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कोई एंजाइम अगर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है तो वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, या इवन टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है। ज़्यादातर एंजाइम आपको जो मिलेंगे वो 3D स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग वीडियो जल्दी बना के आपको अपलोड कर देंगे। तो कोई भी एंजाइम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर एक सिंपल चेन हो सकती है, सेकेंडरी मतलब फोल्डेड हो सकती है, टर्शरी यानी मच फोल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। इसी तरह से एंजाइम का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। एग्जैक्टली ये होता क्या है? दिया हुआ इन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी एंजाइम द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ एंड द चेन क्रिस क्रॉसेज इटसेल्फ। मतलब फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग के दौरान जो चेन्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड की प्रोटीन में वो एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस भी करती हैं। तो इस फोल्डिंग से होता क्या है? These folding and crisscross pattern produces many crevices और पॉकेट्स इन एन एंजाइम। तो इस फोल्डिंग की वजह से कुछ पॉकेट्स या कुछ दरार, क्रीवाइसेस मीन्स दरार यहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। और इन्हीं पॉकेट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट, जहाँ पर कोई सबस्ट्रेट जो है वो आकर, ठीक है, कोई सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। तो व्हाट इज़ द एक्टिव साइट? एक्टिव साइट्स आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर which are formed by the folding and crisscross pattern of the protein chain, and these structure represented by a pocket where the substrate is bind। जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर फिट होता है, बाइंड करता है, फिर केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। नाउ एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एक एंजाइम जिसको हम लोग बायोकैटलिस्ट कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कई सारे वेज में, कई सारे उनके एस्पेक्ट्स हैं जिससे वो डिफ़र कर सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफ़िशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। जब आप बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एक्टिवेट होगा और केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज्ड करेगा। इसके अलावा अगर आप हाई प्रेशर दोगे तब भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है।
जबकि ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे, मतलब अबव 40 डिग्री ले जाते हो, तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन डीनेचुरेट कर जाएगा। बिकॉज एंजाइम्स आर द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, तो वो डीनेचुरेट का मतलब क्या होता है, जो उनकी फोल्डिंग होती है वो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाती है और वो सिंपल चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, फोल्डेड स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। हालांकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रोथ करते हैं, राइट, तो उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हाईली थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एंजाइम का नाम दिया हुआ टैक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये एंजाइम का नाम दिया हुआ है टैक डीएनए पॉलीमरेज, जो कि ऑप्टेन होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो टी मतलब यहाँ थर्मस है, ए और क्यू का मतलब यहाँ पर एक्वाटिकस है। ये एंजाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर में इस्तेमाल होता है फॉर द डीएनए एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर होती है। इसको हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर ग्रोथ करता है। तो दिस इज़ द थर्मोस्टेबल एंजाइम, ठीक है। ज़्यादातर एंजाइम हालांकि 40 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप ले जाएंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन सर्टेन एंजाइम्स हैं जो सर्टेन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल की आर्की बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ भी है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोई एंजाइम किसी रेट ऑफ रिएक्शन को कितनी हद तक या कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं उसकी, इसके लिए हमारे पास भाई हर एंजाइम का कोई सटीक या एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन कुछ एंजाइम्स का हमारे पास डेटा है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम द रिएक्शन इज़ वेरी स्लो विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर, यानी 1 घंटे में 200 कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर आवर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जिसमें CO2 और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड। लेकिन एब्सेंस ऑफ एंजाइम कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे में, 1 आवर, राइट। जबकि सेम रिएक्शन को अगर हम एंजाइम के प्रेजेंस में कराएंगे, ये एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, यानी 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पर सेकेंड। तो आप डिफ्रेंशिएशन समझ सकते होंगे कि यहाँ कितना ज़्यादा कैटालिटिक पावर बढ़ा दे रहा है एंजाइम। बिना एंजाइम के प्रेजेंस में 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे बन रहे हैं, जबकि एंजाइम अगर प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो सेम रिएक्शन जो ऊपर चल रहा है वही रिएक्शन नीचे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। तो टेक्निकली एंजाइम क्या कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है उसको कम कर दे रहे हैं, लोअरिंग कर रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दस एंजाइम हैज एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। तो यहाँ पर मिलियन ऑफ टाइम्स यानी लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। Therefore, enzyme accelerated the rate of biochemical reaction by lowering the activation energy। जो भी मैंने बोला था कि एक्चुअल में करते क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत आगे यानी बहुत स्पीडली आगे बढ़ जाता है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब किस तरह से कैटालिटिक साइकिल जो है पूरी चलती है, एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो सबसे पहला काम क्या है, सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे एंजाइम के। देन क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट कॉजेज चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा तो कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे किसमें, एंजाइम के शेप में, जिससे वो और टाइटली बाइंड कर लेगा अराउंड द सबस्ट्रेट। आगे लिखा है एक्टिव साइट क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। तो जो एक्टिव साइट होती है वो बहुत पास होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा पास होती है सबस्ट्रेट के, जो मदद करती है यानी ब्रेक करती है केमिकल बॉन्ड्स को जो कि सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद है। जब केमिकल्स बॉन्ड टूटेंगे तो एलिमेंट्स या ग्रुप्स का हेर फेर होगा, चेंजेस होंगे और एक नया केमिकल बनेगा जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे।
Now the new enzyme product complex is formed. Enzyme releases the product. Free enzyme is ready to bind to another molecules of the substrate. तो एंजाइम क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद रिलीज़ कर देगा और एंजाइम अगेन फ्री हो गया और फिर से ये सेम रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यानी कि दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए रेडी हो जाता है। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में दिया गया है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं, राइट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, देन एंजाइम प्रोडक्ट ट्रांजिएंट स्टेज आ रहा है और फाइनली एंजाइम निकल जा रहा है, प्रोडक्ट बन जा रहा है। ये रही मान लीजिए एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो जब सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर बाइंड करेगा तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट वाली स्टेज हो गई। नाउ एंजाइम रिलीज़ हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट में कुछ मॉडिफिकेशन यानी केमिकल बॉन्ड या ग्रुप्स का चेंजेस होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये दिया हुआ है ग्राफ कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से सबस्ट्रेट दिख रहा है कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, इधर से पोटेंशियल एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ रही है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्बिनेशन है। तो बिना सब एंजाइम के प्रेजेंस यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो अब आप इस केस में देखिए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है ना। ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा है एनर्जी की। प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन एनर्जी की सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो एनर्जी सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड भी कम होगी। प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन उतना नहीं बनेगा और उतनी स्पीड से नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं एंजाइम की तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और स्पीड ऑफ रिएक्शन दोनों ही क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी की जो सप्लाई आप दे रहे हो वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ द जनरल क्लासेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के सिंपली देखा जाए दो जनरल क्लासेस हैं, एक तो जिन्हें हम लोग सिंपल एंजाइम कहते हैं, दूसरे वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, राइट। तो सिंपल एंजाइम ऐसे एंजाइम होंगे जो कि केवल वनली मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी ये सिर्फ प्रोटीनियस पार्ट होता है, यहाँ पे नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। कॉन्जुगेटेड एंजाइम कैसे एंजाइम होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। दे आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनियस पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीनियस पार्ट। ध्यान रखिएगा, वेन नॉन प्रोटीन पार्ट और को फैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, को फैक्टर, बाइंड टू प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एंजाइम देन अ होलो एंजाइम इज फॉर्म। तो अब इसको अभी आगे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि को फैक्टर्स या नॉन प्रोटीन पार्ट कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक पार्ट तो प्रोटीन पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अगर आप को फैक्टर को रिमूव कर देंगे एंजाइम में से तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम है जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, उनका कैटालिटिक एक्टिविटी है या कैटालिटिक पावर जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ना एक बार कंजुगेटेड एंजाइम को और डिटेल में समझते हैं। कंजुगेटेड एंजाइम या जिसे हम लोग होलो एंजाइम कह रहे हैं, तो भी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जो होलो एंजाइम है या कंजुगेटेड एंजाइम है इसमें दो पार्ट होता है। एक तो प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एपो एंजाइम कहेंगे एंजाइम का, दूसरा एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जिसे हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। अगेन कोफैक्टर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही कंपोनेंट होंगे। मेटल आयंस नॉर्मली क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि टाइटली बाउंड करते हैं, बाइंड करेंगे प्रोटीनियस पार्ट यानी जो एपो एंजाइम वाला पार्ट है, और कोवेलेंटली या नॉन कोवेलेंटली, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन है कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसोसिएटेड विथ एपो एंजाइम। एपो एंजाइम यानी कि जो प्रोटीनियस पार्ट है ट्रांजिएंटली, ठीक है। तो ये जो कोएंजाइम हैं ये कई सारे विटामिन्स के कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारे विटामिन्स के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे भी एग्जांपल मैं शो कर दूंगा। दूसरा मेटल आयंस, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि मेटल आयन के होने पर ही काम करते हैं, मतलब वहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर है वो कौन से हो जाएंगे, मेटल आयन। दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बॉन्ड ध्यान रखना है कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। किसके साथ, साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम।
जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बोला था, नियासिन विटामिन इज कंपोनेंट ऑफ NAD एंड NADP। तो NAD NADP आर द कोएंजाइम और इनका एक्टिव कंपोनेंट कौन है? नियासिन है, विटामिन। उसी तरह जिंक जो है मेटल आयन है, और ये किस एंजाइम का कोफैक्टर है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम आ जाते हैं। बहुत डिटेल देखिए एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट जो रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एंजाइम की नेमिंग की गई है, राइट। एंजाइम की नेमिंग का कुछ ट्रेडिशनल तरीका भी है कि भाई जिस सबस्ट्रेट पे वो बाइंड करते हैं या जिस सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट पे, उसके अकॉर्डिंग भी नाम देते हैं। जैसे आपने सेलुलोज का नाम सुना होगा, जो प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है, उसको ब्रेक करने का जो एंजाइम है उसका नाम सेलुलेज होता है, राइट। तो सेलुलोज क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया, और सेलुलेज क्या हो गया? एंजाइम। तो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हमने ना एंजाइम का नाम दे दिया सेलुलेज। फिलहाल यहाँ पे जो है किस तरह का केमिकल रिएक्शन कैटलाइज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एंजाइम का नेमिंग दिया गया है। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजनेसेस। तो नाम से समझ में आ रहा है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑक्सीडेजेज है, ऑक्सीजनेसेज है, पर ऑक्सीडेजेज हैं। तो दीज आर कैटेगराइज इन दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम। उसके बाद है ट्रांसफेरेजेस। तो ट्रांसफेरेजेस ऐसे एंजाइम हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं ग्रुप का अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ध्यान रखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन हाइड्रोजन का वहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं दो सबस्ट्रेट के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एंजाइम का नाम दिया हुआ है ट्रांस कार्बोक्सिलेज, काइनेजेस, फास्फोराइलेजेस। तो ज़्यादातर एंजाइम के आपको जो सफिक्स मिलेगा एजेस वाला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोलाइसिस। दे कैटेलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड एंड और फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोलिसिस करते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स की। एग्जांपल है पेप्टाइडेजेस है, फास्फोडाइस्टेरेजेस एंजाइम है, फास्फेटेजेस। देखिए ये एंजाइम का जो एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है लाइएजेस। दे कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्डोलेजेस, डीकार्बोक्सिलेजेस, सिंथेजेस। ये सिंपल केमिकल रिएक्शन भी बना के दिए गए हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस क्या करते हैं? दे कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन करते हैं, इस तरह का रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं, जिसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल दिया हुआ म्यूटेजेस, एपीमेरेजेस। एक रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फास्फेट का कन्वर्जन होता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है? मॉलिकुलर अगर केमिकल फार्मूला देखेंगे तो सेम है C6H12O6, लेकिन जो रिंग फॉर्मेशन होता है इसकी हेक्सागोनल रिंग होती है, जबकि इसकी क्या होती है? पेंटागोनल रिंग होती है। तो हुआ क्या? आइसोमेराइजेशन हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो ऐसे एंजाइम जो आइसोमेराइजेशन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमेरेजेस। लास्ट वन इज़ द लाइगेसेस। छठवां ग्रुप जो हमारा 6 नंबर का है, लास्ट है। ये कैटलाइज करते हैं लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स बाय ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड को आपस में जोड़ते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स। वहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो सकता है, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम है जो कि ये प्रोसेस को परफॉर्म करता है। इसके अलावा डीएनए लाइगेसेस एंजाइम आप पढ़ेंगे मॉलिकुलर बायोलॉजी में, जहाँ पे डीएनए एप्लीकेशन होता है। इवन बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि लाइगेसेस एंजाइम का इस्तेमाल होता है 2 डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारा आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। देखिए अगर डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। हमारा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का फोकस जो है एनसीईआरटी का जो कंटेंट दिया है उसी को सिंप्लीफाई करना है कि द एक्टिव activity of an enzyme can be affected by a changes in a chemical and physical condition। तो एंजाइम की जो प्रोसेस है, कैटालिटिक पावर है या एक्टिविटी है, वो उसके केमिकल और फिजिकल सराउंडिंग कंडीशन पे या जहाँ पर वो पाया जाता है उस पर डिपेंड करती है। These changes can alter the tertiary structure of protein,
फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, pH, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के कैटालिटिक पावर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। ईच एंजाइम शो इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है, कोई भी एंजाइम होगा वो अपना मैक्सिमम जो बायो कैटालिटिक पावर है या कैटालिटिक पावर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देगा। ज़्यादातर एंजाइम जो रेंज दिखाते हैं वो आप लोग ने पढ़ा हुआ है 25 to 40 डिग्री। अभी इसके पहले मैं बता रहा था कि 40 डिग्री से ऊपर जब ले जाते हैं तो ज़्यादातर एंजाइम क्या होते जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं या डीनेचुरेट कर जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर अगर हम बहुत करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। लिखा है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइन बोथ अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनका है उससे हाई या लो अगर आप करोगे तो एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी, डिक्लाइन कर जाएगी। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड बाई हीट। तो एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर, तो अगर आप टेम्परेचर हाई करोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन कुछ एंजाइम जिसके बारे में पहले भी पढ़ा था उन्होंने, टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है और हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। नो pH, तो जैसे कि टेम्परेचर था उसी तरह से pH की बात है कि डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट pH पे काम करते हैं, लेकिन हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम pH होगा, यानी एक मैक्सिमम pH होगा जिस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी करेंगे। हम मैक्सिमम pH नहीं कहेंगे, एक पर्टिकुलर pH कहेंगे कि कुछ 7 pH पे pH 7 होगा, यानी न्यूट्रल कंडीशन पे हाईली एक्टिव होंगे, कुछ इवन एसिडिक कंडीशन पे, राइट, कुछ इवन बेसिक कंडीशन पे एक्टिव हो सकते हैं। लिखा हुआ है हाउएवर मेनी एंजाइम्स कैन टॉलरेट हाई एसिडिक कंडीशन, राइट, एंड एल्केलाइन कंडीशन। तो सर्टेन एंजाइम हैं, जैसे आप ट्रिप्सिन वगैरह पेप्सिन वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब तो हालांकि सिलेबस हटा दिया है, 10th में दिया हुआ है, 11 से हटा दिया है इन्होंने, एनसीईआरटी ने। तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये एक अलग तरह के पीएच पे वर्क करते हैं। मैं अभी आपको ग्राफ के सहारे शो करने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में दिया हुआ है। पेप्सिन जो है एक्टिव होता है जिसके लिए पीएच क्या है, 2 के आसपास है, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन में ये एक्टिव होगा। जबकि ट्रिप्सिन देखिए एल्कलाइन कंडीशन में, यानी कि पीएच जब 8 के आसपास होगा तो ये एक्टिव होता है। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट पीएच पे, यानी हाईली एसिडिक कंडीशन या हाईली बेसिक कंडीशन पर एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो एंजाइम की एक्टिविटी पे सबस्ट्रेट का क्या कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आएगा। तो विद द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज इनिशियली बट नॉट बियॉन्ड टू द लिमिट। तो वी मैक्स की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा। आप इनिशियली तो एंजाइम क्या होंगे, जितने भी सबस्ट्रेट होंगे उनके साथ बाइंड करेंगे, लेकिन आप दूसरी तरफ सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, एंजाइम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो एंजाइम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्टिविटी को स्टार्ट तो तेज़ी से कर देंगे, फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। वही बात कही जा रही है कि आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो लेकिन कोई फ्री एंजाइम ही नहीं है। जब फ्री एंजाइम नहीं होगा तो सबस्ट्रेट बाइंड किसके साथ करेगा। समझ में आ रही होगी आपको बातें। नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है एंजाइम इनहिबिशन। तो जो एक्टिविटी है एंजाइम की, it is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of chemicals short of enzyme activity, the process is called inhibition and such chemical is called the inhibitor. कि अगर कोई केमिकल या कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, तो ऐसे केमिकल्स को हम नाम क्या देते हैं, इनहिबिटर्स। जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यहाँ बात करें कि व्हेन द इनहिबिटर्स क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme called competitive inhibitor. Sometime क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में एक समान होते हैं, लगभग रिजेंबल करते हैं। तो वो अगर एक्टिव साइट पर बाइंड कर गए
तब एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखिए तो एग्जांपल एक दिया हुआ है, मैलोनेट इज़ द कम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सीनेट बिकॉज इट इज़ क्लोजली रिजेंबल द सक्सीनेट इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, हेंस बाइंड विद द एंजाइम सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज। तो हुआ क्या, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड करना किसे है, सक्सीनेट को, लेकिन बाइंड कौन कर जा रहा है, मैलोनेट। क्यों, क्योंकि मैलोनेट का स्ट्रक्चर जो है सक्सीनेट के साथ लगभग मैच करता है, तो ये एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह से काम करेगा कि मैलोनेट और सक्सीनिक एसिड का ये वाला पोर्शन आप देखिए लगभग एक समान है। बाइंड इसको करना है यहाँ पे एक्टिव साइट पे, लेकिन बाइंड कौन कर रहा है, मैलोनेट, राइट। तो सक्सीनिक एंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये थोड़ा सा 2 पॉइंट अभी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक जाइमोजेन के बारे में, दूसरा आइसोजाइम के बारे में। आइसोजाइम या इनको हम लोग आइसो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो कई सारे ऐसे एंजाइम हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ठीक है। मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम दैट कैटलाइजेज द सेम रिएक्शन बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर अमीनो एसिड सीक्वेंसेस एंड सबस्ट्रेट एफिनिटी। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इसके 5 आइसो एंजाइम्स फॉर्म हैं, यानी कि 5 तरह के LDH मौजूद हैं जो सेम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, यानी कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये जो LDH एंजाइम हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये होमोटेट्रामर हो सकते हैं या हेट्रोटेट्रामर्स हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ क्या सारे एग्जांपल दिए गए हैं। LDH1 जो होमोटेट्रामर है, 4 यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, हार्ट और RBC में पाया जाता है। इसी तरह से LDH2 रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में पाया जाता है, LDH3 लंग्स में, LDH4 किडनी और प्लेसेंटा में, LDH5 जो है लीवर और स्ट्राइएटेड मसल्स में। तो ये सभी क्या हैं, एक्चुअल में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ही हैं, लेकिन इनमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है वो अलग हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की रिएक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, लैक्टेट में, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो एंजाइम। लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं एंजाइम का, जाइमोजेन। जाइमोजेन क्या है, इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम, एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म होते हैं एंजाइम के, ठीक है। मेनी प्रोटियोलिटिक एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा सिंथेसाइज एज इनएक्टिव प्रीकर्सर, दैट इज़ ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ऑन एक्शन ऑफ अनदर एंजाइम और पर्टिकुलर pH और टेम्परेचर दे बिकम एक्टिव। कई सारे एंजाइम हमारी बॉडी में, एग्जांपल के तौर पर ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन सॉरी, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। तो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं तो एक सफिक्स हम लोग जोड़ देते हैं ओजिन, राइट। ओजिन वर्ड जुड़ा होता है इनएक्टिव एंजाइम के साथ ज़्यादातर। तो ये एक्टिवेट एक पर्टिकुलर pH पे या किसी और एंजाइम की एक्टिविटी पर होंगे। जैसे ट्रिप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म है, एंट्रोपेप्टाइडेज एंजाइम जो है ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम लोग ट्रिप्सिन कहते हैं। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, अलग अलग एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ये प्रोलास्टेज को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव इलास्टेज में। उसी तरह से ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि इनएक्टिव है, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है किस में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। सिमिलरली ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दे रहा है किस में, काइमोट्रिप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म है। तो ये एक्चुअल में इनएक्टिव कंपोनेंट एंजाइम्स के जो हैं वो कुछ अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं जिनको रिमूव कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर pH पे, टेम्परेचर पे या एक्शन ऑफ अनदर एंजाइम। तो वो जो इनएक्टिव फॉर्म होता है एंजाइम का वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है।